दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 86 नंबर का पार्ट एनटीपीसी का पिछला पेपर जो पिछली बार पूछा गया था उसका सलूशन आज हम देखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम 1 से लेकर 85 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं, उसमें से अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्नों का हल हमने करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आज पार्ट चल रहा है लगातार, जिसकी सीरीज है 4-3-2001 का सॉल्व करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन थे पिछले पार्ट से रह गए थे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप सबसे पहले देख पाएं। देखो कल हमने क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ा था और यहीं से शुरुआत भी करेंगे। इसमें सीधी रेखाओं की संख्या बतानी थी और आ भी गया था, हमने ऐसे ऐसे करके गिन के बताया था। ठीक है, तो आप जो नए लोग हो एक बार आप इसको गिन करके बताओ आप क्या ये सही आंसर है या फिर गलत है। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन है साइन 60 प्लस साइन 60 कॉस 60 का मान बताना है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, गुणे में कॉस 60, तो जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वही साइन 30 की होती है। सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो √3 और 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 4, तो अंडर रूट बटे में 3 बटे में 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी कि जो मिलते हैं ये घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो ये है दोस्तों बैरन द्वीप पर स्थित है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप के नाम से भी जानी जाती है और वे ज्वालामुखी का भी नाम है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फॉरबिडन, इसको आप स्टार लगा के लिख लो या कहीं पर आप नोट कर लिया करिए। तो देखो जब आप कभी ऐसे नए क्वेश्चंस देखा करिए तो आप उनको नोट कर लीजिए और वहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए करिए रिपीटेड। ठीक है, ताकि आपको याद आ जाएगा रिवीजन करते समय आप उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो फॉरबिडन ये पूछा गया था ग्रुप डी में और देखो एनटीपीसी में भी पूछ लिया है, हो सकता है एलपी में भी पूछ लिया जाए क्योंकि टीसीएस पेपर करवा रही है तो पेपर कराने वाली एजेंसी तो सेम ही है। ठीक है, तो आ सकता है। तो फॉरबिडन सिटी चाइना में स्थित है, याद रखना। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं ज्ञात करिए कौन कौन सी हैं। तो देखो मान लिया हमने कि एक संख्या हमारी है x और दूसरी वाली कह रहा है दूसरी संख्या के 1/15वां हिस्से के बराबर है। मतलब अगर ये कह दिया जाए कि a नाम की संख्या है, b नाम की संख्या है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या अगर हम x मानते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x इंटू में 1/15। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या का इतना हिस्सा है पहली संख्या, तो देख लो दूसरी संख्या x है उसका 1/15 कर दिया तो आ गया x बटे में, इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको करेंगे x बटे में 15 और अगला आ जाएगा यहाँ पर x। ये दो संख्याएं दे के रखी है, कह इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, तो 0.60 के बराबर है। तो मैं इसको डायरेक्ट पॉइंट हटा के लिख देता हूँ 60 और नीचे डबल जीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे तो मैंने हटा दिया। अब देखो ये जीरो जीरो कट गया और इसको भी काट दीजिए, ये कट जाएगा 5 3 15, 5 दूनी में 10, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। समझ गया आप, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा था, कह रहा था कि दो संख्याएं ज्ञात करिए, तो एक संख्या तो x यानी कि दूसरी वाली संख्या जो होगी वो तो 3 हो जाएगी। अब आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो है किसी में नहीं दिया है, केवल इसी में है जो 3.0 दिया है, यानी कि 3 दिया है। तो चाहे आप 3 लिखो या 3.0 बात वही है। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई है और हमारे पास वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये मानी थी x अपान में 15, तो x की जगह पे 3 रखिए और नीचे 15, 3 कम 3, 3 पचे 15, यानी कि 1/5 आएगा और इसको कहेंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा
5 2 जा 10 यानी कि 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हो ये सही हो गया। पहली संख्या 3, दूसरी वाली 0.2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं। तो देखो, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या भी होती है। ठीक है, मान लो कि अगर प्रोटॉनों की संख्या 5 है तो उसका परमाणु संख्या भी क्या होगी, 5 होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मतलब इधर इधर क्या करते हैं, वो चक्कर काटते हुए हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। यानी कि कहना चाहता है कि नीति निर्देशक जो लिए गए हैं सिद्धांत, वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से, आप जानते होंगे यहाँ से लिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति आप देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का जो होगा राष्ट्रपति करेगा, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रपति का जो सलाह परामर्श की बात करी गई है कि राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा, तो ये भी कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, वहीं पर यूएसए से बात करें तो यूएसए देखो दोस्तों लिया गया है, राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं लेकिन कैसे, महाभियोग द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो याचिका है वो लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं, वो यूएसए की वजह से लगा सकते हैं, वहां से लिया गया है। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को भी अगर हम हटाना चाहते हैं या हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं, तो भी हम यूएसए द्वारा लिए गए जो विधि है उसके तहत हम हटा सकते हैं। कहाँ से लिए गए हैं ये सारी सारी जो शक्तियां हैं, यूएसए से। आयरलैंड से तो आपने जाना कि आयरलैंड से हम क्या ले सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व। अब देखो राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति को हटा तो सकते हैं यूएसए की शक्ति द्वारा जो यूएसए से लिया गया है, लेकिन उसका चुनाव कैसे होगा, तो ये होता है दोस्तों आयरलैंड के ही द्वारा। तो आयरलैंड से जो लिए गए हैं राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आयरलैंड की देन है, वहाँ के संविधान से हमने लिया हुआ है। अगला है ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो देखो यहाँ से एकल नागरिकता कई बार पूछी जा चुकी है। एकल नागरिकता जो है वो ली गई है कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है कथन निष्कर्ष का। कथन कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इसमें कह रहा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा है, यानी कि पूरी कक्षा के सामने ही अमित को डांट दिया है शिक्षक ने। तो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। तो देखो शिक्षक अमित को पसंद नहीं करता है ये कहना मुश्किल है, हो सकता है कोई गलती करी हो इस वजह से डांटा हो, तो ये गलत है। अगला दूसरा कह रहा है कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, यानी कि कक्षा के जो लोग थे वो अमित को पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि पसंद नहीं करते थे, अब शिक्षक ने डांट दिया तो क्या पसंद नहीं करेंगे, भाई पहले भी पसंद करते रहे होंगे, कोई गलती की वजह से डांटा गया होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि पालन करता है। अगला है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी दोस्तों बारडोली जब आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था, 12 जून को, आप याद रखेंगे 12 जून 1928 को हुआ था ये बारडोली। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ये गुजरात में दंगा हुआ था बारडोली का 12 जून 1928 को। कारण क्या था जब ये किया गया था, तो देखो वहाँ जो सरकार थी उस वक्त के हिसाब से मतलब कहने का कि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने किसानों पर 22% से ज़्यादा का टैक्स बढ़ा दिया था। 22% तक की वृद्धि कर दी थी किसानों के टैक्स में, भूमि पर, जमीन पर, उनके अनाजों पर। इस वजह से सारे किसानों ने मिल करके एक आंदोलन छेड़ दिया था, तो ये किसान आंदोलन कह सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी ये बताना है। तो देखो टोटल दूरी है कितनी, 32 किलोमीटर। अब आपसे ये बताओ कि टोटल दूरी अगर 32 किलोमीटर है
तो उसने कुछ दूरी तय कर ली होगी। भाई 101 घंटे 20 मिनट में कुछ दूरी तो चली होगी ना। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी हो जाएगी, मान लिया कि x होगी और 32 में से अगर आप x हटा देंगे तो ये दूरी कितनी निकल आएगी जितनी वो चली थी। ये क्या है, ये कुल दूरी है, समझ गए आप। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में उसके द्वारा चली गई x दूरी है और बची हुई कितनी दूरी है, 32 में से आप x हटा दो क्योंकि 32 में से तो ये चल चुका ना इतनी दूरी। तो स्टार्टिंग में x थी दूरी, x क्या है, मतलब अभी चला है x दूरी और बची हुई 32 माइनस x दूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष तय की गई जो दूरी है शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। तो 5/7 है, शेष दूरी कौन सी है, ये है। तो इससे आप गुणा करा दीजिए 5/7, तो 7 यहाँ आ जाएगा तो आएगा 7x बराबर में 5 अंदर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 माइनस का 5x हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आएंगे, ये आ जाएगा 7 5 12x बराबर में हो जाएगा 160। ठीक है, इसको x की वैल्यू निकालिए तो 160/12 हो जाएगी, ये 12 लिखा हुआ है। इसको काटेंगे 4 चौक 16 4 3 12 यानी कि 40/3 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब एक तो वैल्यू आ गई, एक 40/3। अब ये दूरी कौन सी है, ये दूरी है कि जितनी उसने तय करी है। तो तय कितनी की है, 40/3 दूरी तय कर ली है ये वाली। कितनी देर में तय करी है, 1 घंटे 20 मिनट में। तो चाल ही तो बताना है और हमारे पास चाल होता, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आप याद रखना 40/3 x की वैल्यू है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू थी कितनी, 40/3। ये तो हो गई वैल्यू x की। अब यहाँ पर कह रहा है उसकी चाल, तो आप बताओ चाल बराबर दूरी बटे में टाइम यानी कि समय होता है। अब चाल बतानी है तो दूरी कितनी है, तो दूरी है 40/3, ये तो दूरी तय करी है। और समय, समय कितना है, 1 घंटे 20 मिनट। तो पहले आप इसको टोटल घंटे में बना लो। तो एक तो पूरा पूरा घंटा है, 20 मिनट को घंटे में यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे, 20 से कम 20 तेई यानी कि 1 सही 1/3, 3 एक कम 3, 3 एक 4, 4/3 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ पर समय जो दे के रखा है वो दे के रखा है कितना, 4/3, 4/3। तो बटे के नीचे जब बटे हो जाते हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है। मतलब इसको लिखेंगे 40/3 और गुणे में 3/4। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, बराबर 1 यहाँ यानी कि 10 बचेगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसकी चाल जो है दोस्तों वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि अब गलत वाला बताना है। तो देखो, नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट जो है चर्नेबिल, ये सही है। और इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस जो है वो सेवेसो में है। और यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड लीक भोपाल में हुआ था ये कांड। और 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो टोक्यो में नहीं हुआ था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर चौथा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका फिर टोक्यो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और टोक्यो कहाँ की है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और वहाँ की जो मुद्रा है जापान की वो है येन, ये भी आप याद रखना, येन वहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएन वुमेन का उप कार्यकारी निदेशक यानी कि एमडी बनाया गया था। तो ये था अनीता भाटिया को, ऑप्शन नंबर पहला। ये पूछा नहीं जाएगा अब आपसे, लेकिन यहाँ से आपको ये देख लेना है कि अगर कोई ऐसी नियुक्तियां किए जा रही हैं जिसमें खासकर महिलाओं का वर्चस्व है तो उन शक्तियों को याद कर लेना। उन सारी जो जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको याद कर लेना। जैसे कोई एमडी है, सीईओ बन रहा है, तो उनको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी से, जिन्हें करी थी, और इनका नाम आप जानते होंगे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, याद रखना आप। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था सर्वेंट ऑफ इंडिया को मतलब बनाने का, ये था कि सभी जातियों धर्मों के जो एकजुट होकर के लोग हैं वो आए और जो यहाँ पर कल्याणकारी समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनको करें। सब लोग मिल करके हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये बोला गया था इसमें। ठीक है, तो समझ गए ना, मैंने डेट भी बता दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कब था, 1905 में।
ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए करिए अगर नहीं आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दिखाता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कंप्यूटर, तो मान लो कि ये बड़ा वाला जो कंप्यूटर है तो ये है कंप्यूटर। डेस्कटॉप और लैपटॉप ये दोनों कंप्यूटर के ही अंदर आते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप भी और लैपटॉप ये दोनों ही कंप्यूटर हैं। तो डेस्कटॉप यहाँ हो जाएगा, लैपटॉप यहाँ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा फिगर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहीं बना है क्या, ढूंढते हैं। तो देखो चौथा वाला बना भी है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखो 15 पुरुष 30 दिनों में, तो आप डायरेक्ट कर दो 15 गुणे में 30 और बस 9 पुरुष करेंगे तो 9 से आप डिवाइड कर दो, बस ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे 3 त्रिका 9, 3 पचे में 15, 3 एकम 3, 3 एकम यानी कि आ गया 10, बराबर लिखेंगे 5 गुणे में 10 बराबर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन क्या है, ये तीसरा वाला सही उत्तर है, यानी कि 9 पुरुष अगर मिल जाएंगे तो उस काम को 50 दिनों में पूरा कर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी है। देखो हर एक सेट में कोई कोई सेट अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर सेट में जो है कम से कम एक क्वेश्चन कंप्यूटर का ज़रूर रखा जाता है। तो ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आ गया है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी है, तो ये है 1.44 MB। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, गल्प उपन्यास यानी कि निर्मला द्वारा लिखित है डैश, तो ये क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनके द्वारा लिखित है। अच्छा बताओ आप, गोदान जो है वो किसके द्वारा लिखित है, आप बताना एक बार। ठीक है, चेक करते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। उनकी गोदान जो रचना है काफ़ी फेमस है, इसको किसने लिखा है, देखते हैं। उम्मीद है आप सब जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। आगे देखो, इनमें से कौन एप्पल इंक डैश के सह संस्थापक नहीं है, तो वो कौन नहीं दोस्तों, तो मार्क जुकरबर्ग की बात हो रही है। ये किसके संस्थापक हैं, फेसबुक। आप जानते होंगे जो फेसबुक इस वक्त दुनिया भर में चल रहा है, तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला सही है। और सह संस्थापक ये नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे देखो, 2500 की राशि धनराशि पर 8 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखो मूलधन दिया है, दर दिया है, कहाँ पर फंसा दिया है इसको, टाइम पर, समय पर। तो आप समय जरा सा कैलकुलेट करो, तो 1 मार्च से लेकर के हमें काउंट करना है 22 मई 2018 तक की अवधि। तो 1 मार्च से, मार्च कितने का होगा 31 का, तो मान लो कि 31 दिन हो गए। वहीं पर अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में 12 दिन ले रहा है तो सिर्फ 12 करो। इसको आप जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, यानी कि 73 दिन बन रहे हैं 73 दिन। इसको हालांकि अगर आप और भी देखोगे ना तो 1 मार्च से हमें जोड़ना है। तो हालांकि जिस दिन हम पैसा जमा करते हैं उस दिन का हमें ब्याज नहीं मिलता है, तो कहने का मतलब आप 72 दिन ही जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में दे के रखा है। चलिए हम मान के करते हैं, मान लो कि 72 दिन हो गए। ठीक है, तो 72 दिन, तो पहले हमारे पास फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू में R इंटू में T और अपान में 100। तो P मतलब प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपये है, गुणे में दर, तो 8 सही, ये है 8 सही 1/4, तो 4 8 32, 1 33 हो जाएगा, 33/4 इतना आएगा। तो लिखेंगे 33 और बटे में 4 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर और गुणे समय, समय कितना निकला, तो हमारे पास समय निकला था दोस्तों 73 दिन। तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए उसको 72 कर लेते हैं। 365 से गुणा करा डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल दिन होते हैं 365। अब इसको नीचे आएगा गुणे में 100, तो आप चाहे तो यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, 0 0 कट गया, इसका गेम खत्म। इसको देखो 4 एकम 4 और 4 3 12, ये हो गया 13 से कट गया। 5 से भी इसको काट सकते हैं, ये कट सकता है 5 11 3 33, कट नहीं कटेगा क्या, तो ये 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 और 1 5 3 15, 73 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे में 33, 33 गुणे में 13 बटे में आ जाएगा 73, ये है। अब देखो इसको गुणा कराओ, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 165 और गुणे में 13 बटे में 73, ये आ जाएगा। तो 165 गुणे 13 गुणे 73 कर लो आप। तो इसको मैं थोड़ा सा काट के लिख देता हूँ,
ये आप याद रखना, इतना लिखना था 165 गुणे में 13 और बटे में 73 लिखा था। इसको चाहो तो आप गुणा करा लीजिए, तो 13 पचे 65 होता है, 6 बचेगा, 13 छंग हो जाएगा 78, और 78 और 6 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो यहाँ पर लिखेंगे 84, यानी कि 4 बचेगा 8 हमारे पास, और 13 कम 13, और 13 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो लिखेंगे यहाँ पर 21। ठीक है, अब ये हो जाएगा नीचे 73। अब इससे डिवाइड कर दीजिए आप इसको। दोस्तों वहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में माना था, अगर याद हो आपको, 72 दिन, लेकिन आप मानोगे रियल में 73 दिन। क्यों? क्योंकि 1 मार्च से भी काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, तो ये जो टोटल लास्ट में कैलकुलेशन आएगा उसको जब आप 73 मानेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 148 50 और बटे में आएगा 365। इसको आप काट लीजिए। तो मान लो मैं किससे काटूंगा, 5 से काटता हूँ, तो 5 दूनी 10, पंवा 45 और बचेगा 3, 5 7 35 0, और 5 7 35, 5 3 15, 73 आएगा। अब इसका आप कितने बार मल्टीप्लाई कराएंगे, मान लो 4 बार कराता हूँ, 73 गुणे में 4, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, यानी कि 292 आ गया 4 बार में, और ये है 297, यानी कि स्टार्टिंग में 4 तो आएगा ही आएगा। तो देखो स्टार्टिंग में 4 कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, सिर्फ इसी में लिखा हुआ है, बाकी सारे पॉइंट जो दिए हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए, पॉइंट तो लास्ट में आएगा ही, लेकिन सबका सेम आएगा। तो बस यहाँ पर 4 है, हमें यही समझ जाना है कि सही उत्तर हमारा ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, यानी कि ऊपर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे पौधों में नीचे की तरफ जाते हैं तो सांद्रता वो कम होती जाती है। तो वो किसकी मात्रा, ऑक्सिन एक जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा कम होती जाती है, उसका असर कम होता चला जाता है। वहीं पर देखो दोस्तों लिखा हुआ एक एथिलीन हार्मोन, एथिलीन का काम होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, पौधे के विकास को रोक देता है, विकास को क्या कर देता है, रोक देता है। और वहीं जो पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं वो एथिलीन की वजह से ही गिरती हैं, पौधों की पत्तियां, ये भी याद रखना। ठीक, जिब्रेलिन जो होता है दोस्तों, जिब्रेलिन का काम होता है बीज अंकुरण को बढ़ावा देना। जैसे मान लो कोई बीज है वो अंकुरित हो जाता है, तो जिब्रेलिन की वजह से होता है अंकुरित। और पौधे की जो लंबाई बढ़ती है, जैसे मान लो इतना पौधा है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, तो भी वो क्या करता है, इसकी लंबाई को बढ़ाता है जिब्रेलिन, यानी कि स्तन जो स्तंभ होते हैं उसमें वृद्धि कर देते हैं, तना जो होता है उसका उसमें वृद्धि कर देता है। वहीं ऑक्सिन तो आप समझ ही गए, ठीक है, ऑक्सिन क्वेश्चन ही दिया है। और देखो साइटोकाइनिन, ये बहुत ही अच्छा है और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, साइटोकाइनिन वाला, ये एलपी में भी पूछा गया था साइटोकाइनिन से संबंधित, लेकिन वहां पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनिन था, ऐसा दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। उभयचर का मतलब कि पानी में भी रहता हो और स्थल में भी रहता हो, दोनों के बीच में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो कछुआ जो होता है वो उभयचर में नहीं कह सकते हो, ये ज़्यादातर पानी की जगह पे रहता है, तो इसको जलीय ही मानोगे। बिल्ली ये क्या है, स्थल में रहती है, वहीं कबूतर भी स्थल में रहती है। जबकि टोड जो होता है, यानी कि मेढक जानते होंगे आप, वो मेढक क्या होता है, पानी भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी नहीं भी मिलेगा बहुत दिनों तक तो भी उनका काम चलता रहेगा। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा पहला ही वाला, टोड उभयचर यानी कि एम्फीबिया में आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। देखो मैंने एक दो सेट पीछे बताया था शायद कि फुल फॉर्म बहुत ही पूछे गए थे पिछली बार, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, एस होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ से देख सकते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा, ऐसा नाम है इसका। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे जो भी एक अगला पार्ट आएगा उसमें एक पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, यानी कि 70 है, 70 के आगे हम 100 के 100 निपटा देंगे उसमें, अगला जो हमारा पार्ट होगा।
तो दोस्तों अगला पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो नीचे लिखा होगा अगला पार्ट, लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अगला पार्ट खुल जाएगा। इसके आगे वाले ये क्वेश्चन का सलूशन आपको दिख जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप और भी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं जैसे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, तो ये सारे के सारे इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे।